हमारा मेन एम ये था कि अपने घर जो 20 तारीख को और हर जगह वोटिंग की अलग-अलग डेट्स दी गई हैं। लोग अपने घरों से जाएँ वोटिंग करने, क्योंकि वोटिंग हमारा अधिकार है जो मैंने कहा, और वो चीज़ लोग अगर नहीं ऐसे वर्बली सुन रहे हैं, तो हमने संगीत के माध्यम से कोशिश की कि उनको हम बताएँ कि ये हमारा मतदान है, जो मतदान करने का अधिकार है, ये आपको करना है। तो हिंदुस्तान में हमारा यही ड्रीम है कि जो भी नेता आएँ और जो भी नेता हम चुनें, यही देखते हुए चुनें कि हमारा कल का फ्यूचर जो है, वो सिक्योर हो। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान हमारा एक सबसे पहले एक हमारा देश है जो कि जो भी ये दंगे फसाद और सारी चीज़ें होती हैं इस वोटिंग बैंक को लेके, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टिंग करके आपको माहौल बता रहा हूँ क्या चल रहा है। और इसी क्रम में बढ़ते हुए हम फिर वापस से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं और इस समय हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो परिचय के मोहताज नहीं है, उनको हर कोई जानता है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी संगीत की धुनें बजने लगती हैं। तो हम आपका परिचय फिर से आपसे करवाने जा रहे हैं तन्मय मुखर्जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो भारत। तो हमारे साथ जो शख्सियत बैठी, इनका भी मत जानना ज़रूरी है क्योंकि मत देने तो ये भी जाएंगे, मतदान का पर्व है। नमस्कार तन्मय जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या माहौल चल रहा है? इस बार चुनाव का माहौल बहुत ही अलग है, और एक चीज़ जो हम लोग अभी इस समय देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबका अधिकार है वोट देना। लेकिन क्यों ऐसा है, लग रहा है इस बार देख के कि वोटिंग बहुत कम हो रही है और लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे वोटिंग देने के लिए, और उसको एक दिन छुट्टी का दिन मानते हैं और सोचते हैं कि इस दिन आराम करें, वोट देके क्या होगा। बट ये बहुत गलत है, और ऐसा समाज में एक बहुत ही दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको, कि लोगों की ये मान्यता है, सोच बन गई है। तो ये चीज़ को अगर दूर किया जाए समाज से और हर घर से लोग वोटिंग देने जाएँ, क्योंकि ये उनका अधिकार है, हमारा खुद का अधिकार है, और हम चाहते हैं कि हमारा देश बदले। तो वोटिंग एक माध्यम है जिसके बदौलत हम अपने देश को बदल सकते हैं और हम अपने नेता को चुन सकते हैं, क्योंकि ये वोटिंग एक हमको अधिकार दिया गया और इस अधिकार का पूरा प्रयोग होना चाहिए। तो इसको अगर हर घर से लोग जाके जो वोटिंग करने जा रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, अगर कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, तो ज़रूर हमारा भारत बदलेगा और बदल रहा है, और आने वाला समय है, डेफ़िनेटली वो हमारी ताकत बनेगा। हाँ, तो जैसा कि मतदान महापर्व कहा जाता है और जनता निर्धारित करती है हमारा नेता कौन होगा। इस समय अगर देश में देखा जाए तो दो तरह के खेमे चल रहे हैं, एक इंडी गठबंधन का, एक एनडीए सरकार का, भाजपा का। तो भाजपा को तो पता है साफ-साफ कि उसका मुख्य नेता कौन होगा, लेकिन विपक्ष को ये बात पता ही नहीं अभी उसका मुख्य नेता कौन होगा। क्या विपक्ष को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा? देखिए, विपक्ष को खमियाज़ा भुगतने की बात इसलिए अभी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिटिक्स में चीज़ें होती हैं जो कि इनको कहीं न कहीं पीछे छोड़ रही हैं, और वो है कोई गलत बयानबाज़ी है। और वैसे नेता में कोई कमी नहीं है, हर तरफ से वो आगे आते हैं, हर तरफ से बहुत यंग है, बहुत अपने नई चीज़ें कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे परिवारों में ऐसा मतभेद हो जाता है और कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण डायलॉग्स निकल आते हैं लोगों के मुँह से, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें समाज में और लोगों के प्रति बदल जाती हैं, जो बहुत अलग हैं, और उसकी वजह से ज़रूर वोटिंग में उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ अगर ये बयानबाज़ी भी है, जो कहीं न कहीं आप हम लोग देखते रहते हैं, अगर इसको बहुत सोच समझ के किया जाए तो ज़रूर टक्कर दे सकती है, और आने वाला जो चुनाव है और जो आने वाला समय है, बहुत ही नए तरीके से रिकॉर्ड एक कायम कर सकता है। आप लखनऊ में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश का कभी समाजवादी पार्टी का भी गढ़ रहा है ये। अखिलेश यादव जी भी यहाँ से नेता रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, उन्होंने अपने 5 साल कार्यकाल दिए। लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो दोबारा आ नहीं पा रहे हैं फिर से सरकार में? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर एक नेता के बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि कोई अच्छा है और बुरा है। हमारे जो समाज को और हमारे हिंदुस्तान को जो भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे लिए अच्छा है। अखिलेश जी डेफ़िनेटली बहुत अच्छे नेता हैं और यंग हैं और यूथ को बहुत सपोर्ट करते हैं, सभी चीज़ों में नए-नए आइडियाज़ कैसे आते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग हताश हो जाते हैं, जैसे कभी कुछ डायलॉगबाज़ी हो गई, कुछ बयानबाज़ी हो गई। तो वो जो पार्टी के लोग हैं, उसको थोड़ा अगर सोच समझ के अगर अपना कार्य करें, तो मुझे लगता है कि ये भी पार्टी बहुत मज़बूत है और अच्छा कार्य कर सकती है। लेकिन देखते हुए कि जितने भी इसके लोग हैं जो जुड़े हुए हैं सपा पार्टी से और अखिलेश जी से, वो कुछ अपनी बातों पे और अपने शब्दों पे अगर उसको नियंत्रण रखें, तो डेफ़िनेटली बहुत एक अलग माहौल देखने को मिल सकता है। अखिलेश जी अपने
फैसलों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुछ समय पहले एक चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था और बहुत ज़्यादा मुँह की खाई थी दोनों लोगों ने और हट गई थी पार्टी, आपसी मनमुटाव भी हुआ। बड़ा ही ज़्यादा अखिलेश जी ने राहुल जी के खिलाफ बयानबाजी की, राहुल जी ने अखिलेश जी के खिलाफ। तो फिर से ये गठबंधन हुआ है, अखिलेश जी ने फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तो इसको क्या इस तरीके से देखा जाए कि फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा भी झेलना पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी गलतियाँ होती हैं, हम लोग उसी से सीखते हैं। तो एक बार जो गलती हो गई है, अगर उसको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर गठबंधन से कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि इनका इतना पुराना एक्सपीरियंस है और लोग देख रहे हैं कि क्या उससे बेनिफिट हो सकता है। अगर इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है समाज को, तो एक बार चांस लिया जा सकता है। लेकिन इस जो पुरानी गलतियाँ हो चुकी हैं, मेरा मानना है कि उसको रिपीट ना किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो इस समय वोटिंग अगर गठबंधन को देखते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखते हुए कि पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनका भी बयानबाजी जो होती है, वो बहुत अगर नियंत्रण में, मैंने वही कहा, अगर रखा जाए, तो शायद हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिले। भारतीय राजनीति में एक भारत का प्रदेश है, बंगाल। कलकत्ता के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें कही जाती हैं। बंगाल भी बहुत अच्छी जगह रही है, लेकिन एक सरकार ऐसी भी आई है जिसकी सरकार अक्सर विवादों में ही बनी रहती है। जब वहाँ पर चुनाव होते हैं तो वहाँ दंगे हो जाते हैं, हत्याएं होना शुरू हो जाती हैं, संदेश खाली जैसे मामले उठ के आते हैं, रोहिंग्याओं को बुलाया जाता, बांग्लादेशियों को बुलाया जाता सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ममता दीदी की, बहुत स्पष्ट तौर पे मैं कहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी सरकार हमारे देश के लिए भी अच्छी है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी हमारे देश की बात आती है, कोई भी कहीं पे भी, तो सबसे पहले हमारा देश है। कहीं भी ऐसी घटना, अप्रिय घटना हो रही है देश में, किसी भी स्टेट में आप लीजिए, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर इस तरीके के दंगा फ़साद हो रहे हैं और वोटिंग को लेके हो रहे हैं और कि बस अपना फ़ायदे के लिए हो रहा है, तो वो चीज़ गलत है। बिकॉज़ हमारे जो हिंदुस्तान में है, वो एक प्रेम का संदेश हर स्टेट में जा रहा है और जाना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि इस वोटिंग के चलते आप एक बहाना बना के इस चीज़ों को बढ़ावा दें। तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान हमारा एक, सबसे पहले एक हमारा देश है, जो कि जो भी ये दंगे फसाद और सारी चीज़ें होती हैं इस वोटिंग बैंक को लेके, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो भी वोटिंग होती है, जो भी इस समय आने वाला समय है, पॉलिटिक्स को लेके यही है कि कह सकते हैं कि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इससे ये चीज़ें और बुरी होती जाएँ, इससे पहले उसको रुक जाना चाहिए। और आने वाला जो समय है, वो एक साथ हम लोग इतने देख ही रहे देश में, कैसे हमारा देश है, यूथ है आगे, कि हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो हमें राइट डिसीज़न लेना है, राइट नेता चुनना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। आपसे 3 नेताओं के बारे में पूछूँगा कि अगर आपको इनके साथ 5 मिनट या 10 मिनट समय गुज़ारने का मौका मिले, तो आप उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे? तो उस नेताओं की लिस्ट में सबसे पहले हमारे राहुल गांधी जी हैं। अगर आपको मिलता है उनके साथ समय, तो आप उनसे कौन-सा 1 या 2 सवाल करना चाहेंगे? देखिए, मैं राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहता हूँ, बहुत यंग है, बहुत ही यूथफुल नेता है, सब यूथ हैं, तो हम यही मानेंगे कि भाई यूथ के लिए आप कुछ करें। तो सबसे पहला 50-55 साल के नेता यूथ में आते हैं। कोई बात नहीं, तो इतना है, कम से कम इतना उन्होंने जो भारत यात्रा जोड़ो इतना लंबा कार्यक्रम कर लिया, तो हमारे लिए यूथ यूथ ही मान सकते हैं उनको हम। तो ऐसा है कि हम सबसे पहले यही कहेंगे, हमारा जो जनता है, हमारा जो यूथ, जो आने वाली पीढ़ी है, पहले तो हम सबसे, हमारा अधिकार है कि हम इनके बारे में पूछें कि हमारे यूथ के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां हैं, उनके लिए आगे क्या ऐसी स्कीम ला सकते हैं जो जो उनके देश के लिए, उनके लिए, परिवार के लिए अच्छा हो। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि भाई हमारा जो यूथ है हिंदुस्तान का, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे। मेरा राहुल गांधी जी से पहला सवाल तो यही रहेगा, जो ऐसा होता है तो। दूसरे नेता का नाम लेना चाहूँगा, अखिलेश यादव। अगर आप इनसे मिलते हैं, तो ये अगर प्रदेश की राजनीति रहती है इनके हाथ में, तो आप इनसे विशेष तौर पे क्या पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हो या क्या ऐसी चीज़ हो जिससे आपको भी अच्छा लगे? उत्तर प्रदेश अभी अगर देखा जाए तो बहुत बदल चुका है, और ख़ासकर सिक्योरिटी के मामले में। आज हम रात में अगर निकल जाते हैं, तो कम से कम अपनी फैमिली को लेके बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि अगर इतना ही
अगर हम सेफ़ और सिक्योर अपने प्रदेश में, अपने घर में महसूस करें, तो ये हमारे लिए बहुत लक की बात रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जितना अच्छे से अच्छा हमारे लिए सिक्योरिटी का पर्पस कर पाएँ, कि हमारे एक फैमिली को लेके, अपनी लेडीज़, हमारे बच्चों को लेके, सबको लेके हम आगे जा सकते हैं, निकल सकते हैं, तो हमारे लिए सबसे अच्छा प्रदेश वही रहेगा। तो यही चीज़ हमारी कामना रहेगी, आप सिक्योरिटी को लेके हमारे प्रदेश में क्या कर रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ हमें दें। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा उनसे यही रहेगा, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी सबसे पहला एक अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए। और सबसे मुख्य बात, अब मोदी जी की बात करें। मोदी जी अगर आपके सामने हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो देश के ही नेता नहीं, इस समय पूरे विश्व में एक भारत को विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ा रहे हैं और विश्व के नेता हैं इस समय। तो आप बताइए उनसे आप क्या सवाल करना चाहेंगे। आपने अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया, विश्व गुरु बोल दिया आपने। बिल्कुल, इंडिया को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही सराहनीय चीज़ है, क्योंकि इंडिया एक पहले लोगों में जाता था ट्रैवल करने अपने संगीत के माध्यम से, तो लोग बोलते थे अरे आप हिंदुस्तान से हैं, अच्छा छोटा देश है ये। अब लोग जो उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान के प्रति वो बहुत ही अलग हो चुकी है। तो ये आई थिंक उसका श्रेय पूरा मोदी जी को जाता है, जिस तरीके से देशों को कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे इंडिया को सबसे टॉप पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। इंटरनेशनली हमारे इंडिया को अब लोग जान रहे हैं और आ रहे हैं कि हम इंडिया को देखने पहुंचे और यहाँ इतनी वर्ल्ड लेवल की चीज़ें यहाँ पिला रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है और आई थिंक उनको जो अभी इस समय गाइड उनको करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान को वैसे ही वो बहुत ऊपर पहुंचा चुके हैं और इसी माध्यम से ही वो और आगे जाते रहे और हमारा इंडिया नंबर 1 पे पहुंचे पूरे वर्ल्ड में। यही हमारी एक ड्रीम है और इसी चीज़ को हम देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने अभी एक गाना रिसेंटली किया, मतदान के लिए जागरूकता। वो गाना ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताइए और उस गाने को करने का उद्देश्य क्या था? अभी रिसेंटली हमने गाना अपना खुद सेल्फ कंपोज किया, जो कि आपके माध्यम से सभी का काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग, मीडिया में है सब जगह। तो हमारा मेन एम ये था कि अपने घर जो 20 तारीख को और हर जगह वोटिंग की अलग अलग डेट्स दी गई, लोग अपने घरों से जाएं वोटिंग करने, क्योंकि वोटिंग हमारा अधिकार है जो मैंने कहा। और वो चीज़ लोग अगर नहीं ऐसे वर्बली सुन रहे हैं, तो हमने संगीत के माध्यम से कोशिश की कि उनको हम बताएं कि ये हमारा मतदान है, जो मतदान करने का अधिकार है ये आपको करना है और घर से निकलिए और अब वोट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि हम सही नेता को चुन सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। इसी के चलते हमने इस गाने को लिखा था और हम आपके सामने वो चीज़ प्रस्तुत किए हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आखिरी बात के साथ आप हमारे दर्शकों को विशेष तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से नेता चुनें और मतदान में किन विशेष बातों का ध्यान रखें? आपकी क्या राय है? जी, सबको तो यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले वोटिंग करने जाएँ और जितना भी हो सके सही, आपके पास इतनी इस समय जो पोजीशन आप देख ही रहे हैं इंडिया की और हमारे स्टेट की, उत्तर प्रदेश की, सब जगह, तो हमारा यूथ बहुत स्मार्ट है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है। अब हमें बस ऐसा चुनना है नेता जो हमारे देश को साथ-साथ हमारे भी पर्सनल लाइफ़ की, जॉब सिक्योरिटी को लेके और आगे जो हमारा यूथ है, सेफ्टी है, फैमिली की सेफ्टी है। कल को अगर अस्पताल में कोई जाता है, कोई पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उसकी सुनी जाए, उसकी सारी चीज़ें उसकी फुलफ़िल हों। जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनको बेनिफिट मिले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन सबको देखते हुए हम यही आशा करते हैं कि सारी फैसिलिटीज़ एक कॉमन बस हम सेफ्टी से रहें और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारा आने वाला देश जो है एक नए प्रगति की तरफ जाए और नया विश्व देखने को हम लोग को मिले। तो हिंदुस्तान में हमारा यही ड्रीम है कि जो भी नेता आए और जो भी नेता हम चुने, यही देखते हुए चुने कि हमारा कल का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। बात सिक्योरिटी की हुई तो जनता को इस बात को विशेष तौर पर समझना चाहिए, हमें नेता ऐसा लाना चाहिए जो सुरक्षा का विशेष ध्यान दे सके। सुरक्षा हमारे भौतिक विकास की, सुरक्षा हमारे सामाजिक विकास की, सुरक्षा हमारे देश की। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और ऐसी ही ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन उंजिला के साथ अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।